गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट में स्वागत है। मैं सुरेश दरदुबे भूगोल की प्रैक्टिस श्रृंखला के साथ उपस्थित हूं। यह प्रैक्टिस श्रृंखला विशेष तौर पर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करें कि जिससे बेहतर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, उसे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आज का जो यह एपिसोड है, इसके अंतर्गत विशेष तौर पर हम भारत के भूगोल के ही कुछ कृषि उत्पाद और कुछ कृषि प्रणालियों पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। आज का जो सबसे पहला प्रश्न है, इसे आप देख सकते हैं। लिखा है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्र संस्थान स्थित है। यहाँ पर पूरी तरीके से फैक्चुअल प्रश्न है, इसलिए इसके प्रश्न को एज इट इज़ आपको याद करना है। बाकी अन्य जो संस्थान हैं या उसके जो हेडक्वार्टर हैं, उस पर चर्चा हम लोग अलग से एक एपिसोड में कर लेंगे। लेकिन इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मखदूम, मथुरा। तो मखदूम, मथुरा में बकरियों का शोध केंद्र स्थापित है। इस तथ्य में स्पष्टता होनी चाहिए। अगला जो प्रश्न है, लिखा है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी। भारत में जो सबसे पहला कृषि विज्ञान केंद्र है वो 1974 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1974 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, कृषि देश की 2/3 जनसंख्या को जीविका प्रदान करता है। दूसरा लिखा है, देश के सकल घरेलू उत्पाद में यह लगभग 22% का योगदान करता है। तीसरा लिखा है, फसल प्रतिरूप में खाद्य फसलों की प्रधानता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन कौन सा सही है, भारतीय कृषि के बारे में कौन सा तथ्य सही है और कौन सा सही नहीं है। जो लिखा है कि देश के 2/3 जनसंख्या को जीविका प्रदान करता है, ये पूरी तरीके से सही है। वर्तमान में हाँ मान सकते हैं कि वर्तमान में जो जीविका प्रदान करता है कृषि के माध्यम से, यह करीब 53% लोगों को रोजगार देता है। लेकिन चूंकि यह प्रश्न पुराना है लेकिन आज भी प्रासंगिक है, तो 53% अभी भी लोगों को रोजगार यह कृषि प्रधान क्षेत्र देता है। साथ में अगर जीडीपी में इसका हम योगदान देखें तो जीडीपी में जो इसका कंट्रीब्यूशन है यह करीब करीब 17%। जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है? 17%। लेकिन कितने लोगों को रोजगार देता है? तो लगभग 53%। साथ में ये भी लिखा है, देश के सकल घरेलू उत्पाद में यह कितना योगदान करता है? तो 22%। उस समय के अनुसार सही है। वर्तमान में यह कितना हो गया? 17%। यह भी सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये भी सही है। और साथ में लिखा है, फसल प्रतिरूप में खाद्य फसलों की प्रधानता होती है। भारत में जितनी भी फसलें हम लोग उगाते हैं उसमें खाद्यान्न की प्रमुखता होती है, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है। तो लोगों को खाद्यान्न जो उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हम लोग फसलों में इसकी प्रधानता रखते हैं। इस आधार पर पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही हैं, अर्थात आंसर हो जाएगा डी। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि जीडीपी में जो दूसरा सर्वाधिक कंट्रीब्यूशन है यह कृषि का कंट्रीब्यूशन है। इसी प्रकार अगर हम बात करें औद्योगिक क्षेत्र का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में औद्योगिक का जो है ये लगभग आपका मिलता है करीब 30% के आसपास। कितना मिलता है? 30-31% है। और जो सेवा क्षेत्र है, सेवा यानी ये हो गया औद्योगिक, ये क्या है गया? औद्योगिक का यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है। और जो सर्विस सेक्टर है, सर्विस का कितना है? तो यहाँ पर है 53.66%। 53.66% आपका सेवा है। बाकी कृषि का आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं हमारा बेहतर आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, भारत में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? यह परंपरागत प्रश्न है और यह पॉलिटी से संबंध रखने वाले प्रश्न भी होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। 22 भाषाएं हैं जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। अगला प्रश्न लिखा है, 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों अर्थात जिस पर हम चर्चा अतीत में कर चुके हैं का सीमांकन करने हेतु निम्नलिखित में से किस एक मानदंड का प्रयोग किया गया है, जिसे भारत की योजना आयोग ने 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि योजना हेतु क्षेत्रीय दृष्टिकोण की शुरुआत करने के लिए स्वीकार किया है? तो यह 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही किसकी शुरुआत, मतलब यहाँ पर 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों का वर्गीकरण किया गया था। किसके द्वारा? योजना आयोग के द्वारा। और इसने किस किस को आधार माना है इस 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों के वर्गीकरण के लिए? तो इन्होंने जलवायु सबसे पहला फैक्टर, दूसरा मृदा, तीसरा वृष्टि और चौथा जल की उपलब्धता। इन 4 आधारों पर यह 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों का इन्होंने
वर्गीकरण किया है, जिसमें कुछ भाग हैं जो हिमालय से संबंध रखते हैं, कुछ मैदानी क्षेत्र से संबंध रखते हैं, कुछ आपका मध्यवर्ती क्षेत्र है और कुछ आपका तटवर्ती क्षेत्र है। उस पर हम लोग अतीत में चर्चा किए हैं, उसे आप पिछले एपिसोडों में जा करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है, कॉमर्शियल डेयरी फार्मिंग में निम्नलिखित में से किस देश का प्रथम स्थान है? कॉमर्शियल जो डेयरी फार्मिंग होती है, इसमें सर्वाधिक जो बेहतर परफॉर्मेंस है वह यूएसए का होता है। इसका होता है यूएसए का होता है, और इसलिए वहाँ पर जो प्रोडक्शन है दूध का, मतलब एक होता है कि उत्पादकता और एक होती है मैक्सिमम। यहाँ का प्रोडक्शन अधिक है, प्रोडक्शन मतलब ओवरऑल प्रोडक्शन तो नहीं है, लेकिन इसकी इफिशियंसी ज़्यादा है। अर्थात अगर हम बात करें पॉपुलेशन जो पशु की है, तो वहाँ पर प्रोडक्शन रेट ज़्यादा है, जबकि इंडिया का प्रोडक्शन रेट कम है। लेकिन ओवरऑल दूध सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है? भारत प्रोड्यूस करता है। इस पर हम लोग चर्चा किए। अगला प्रश्न लिखा है 2021, यहाँ पर होना चाहिए था 2021-22, क्या है 2021-22 के अनुसार निम्न में से भारत में कौन सा सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है? यहाँ पर बताना है कौन सा सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, लिखा है केला जो एक उच्च उत्पादकता का स्टार्च युक्त सदाबहार उपज है, कहाँ उगाया जाता है? तो क्या उच्च भूमि कटिबंध में उगाया जाता? नहीं, उच्च भूमि कटिबंध में नहीं उगाया जाता। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में नहीं। फिर भूमध्य सागरी में जितने रस युक्त फल होते हैं, जिसमें नींबू है, संतरा है, अंगूर है, ये सब उगते हैं। तो यहाँ पर जो बेहतर आंसर है, निम्न भूमि आर्द्र उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध चाहिए, आर्द्र जलवायु चाहिए और लो लैंड एरिया चाहिए, जहाँ पर केला का प्रोडक्शन बहुत बेहतर होता है। और यह कैसा फल है? तो हम कह सकते हैं स्टार्च युक्त है। कैसा है? स्टार्च युक्त है और सदाबहार किस्म का फल है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है, एक ही खेत में दो या अधिक फसलों को उगाना, एक फसल के बाद दूसरी फसल के साथ, इसका विकास क्या होता है? इसको कहते हैं रिले क्रिपिंग, रिले क्रॉपिंग होता है, इसी को रिले फसल भी कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि एक फसल तैयार हो रही है और दूसरी फसल उसी के बीच में, जैसे एक फसल कोई लग चुकी है, अब इसी के बीच बीच में दूसरी फसल को लगा देते हैं। ऐसे में क्या होता है, पहली फसल कटने के बाद दूसरी फसल भी तैयार हो जाती है और उसे भी हम लोग काट लेते हैं। एक फसल कटी नहीं है, उसके पूर्व ही दूसरी फसल की पुनः यहाँ पर क्या की जाती है, उसकी को लगा देते हैं। इसको कहते हैं रिले क्रिपिंग। क्या कहते हैं? रिले क्रॉपिंग। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, वह सरकंडा जो बिना मधुमक्खी के शहद उत्पन्न, ध्यान रखिएगा, वह सरकंडा जो बिना मधुमक्खियों के शहद उत्पन्न करता है किस बागान की फसल से संबंधित है? तो क्या यह चुकंदर है? नहीं। तरबूज है? नहीं। कटहल है? नहीं। क्या है? ईंख है। ईंख भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं, या एक सरकंडा है जो बिना मधुमक्खियों के क्या है, शहद उत्पन्न करता है, अर्थात इससे भी हमको मीठे की प्राप्ति होती है। अगला यहाँ पर प्रश्न लिखा है, सेब जैसी बागवानी की फसलें कहाँ उगाई जाती हैं? तो यह ठंडे प्रदेश की होती है। सेब वैसे समशीतोष्ण कटिबंधीय फल है। कैसा है? यह समशीतोष्ण टाइप का फल है, और इस प्रकार का जो भारत में क्लाइमेट है वो कहाँ पाया जाता है? तो जम्मू एंड कश्मीर, और अगर बात करें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन सब राज्यों में इसका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है। तो इस आधार पर देखा जाए, सर्वाधिक जो भारत में सेब पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं, अर्थात पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में। यह पूर्वी क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं, ज्वार क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं, मालाबार क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो हिमालय का भाग है, अर्थात जहाँ पर जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड है। तो यह इनका क्रम है, इस क्रम को भी याद रखिएगा। और खास करके किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं, अगर यहाँ से कभी प्रश्न पूछा जाए तो 1500 से लेकर के 2700 मीटर की जो ऊंचाई होती है, वहीं पर समशीतोष्ण टाइप के पौधे पाए जाते हैं। इस आधार पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1500 से 2700 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। अगर विश्व में बात करें कि सर्वाधिक सेब का उत्पादन कौन करता है, तो चीन करता है सबसे ज़्यादा। उसके पश्चात कौन करता है? तो तुर्की करता है, ये भी एक ठंडे प्रदेश के अंतर्गत आता है, और यूएसए करता है। इस आधार पर आप देख सकते हैं कि सर्वाधिक चीन का प्रोडक्शन, सेब का प्रोडक्शन विश्व में कौन करता है? चीन, उसके बाद तुर्की, उसके बाद यूएसए करता है। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है, भारतीय रबड़ बोर्ड कहाँ स्थित है? तो जहाँ पर रबड़ का सर्वाधिक प्रोडक्शन होगा, वहीं पर रबड़ बोर्ड भी रहेगा। तो कहाँ पर होता है? केरल में। कहाँ पर है? केरल में रबर का
बोर्ड भी है, और जो स्थान है अगर उसके नाम की हम बात करें तो स्थान का नाम है कोट्टायम। क्या नाम है? कोट्टायम। केरल में है कोट्टायम। यहाँ पर रबड़ बोर्ड का केंद्र है। इसको तथ्य को स्मरणीय रखिएगा। और केरल में सर्वाधिक रबड़ का प्रोडक्शन होता है। पूरे भारत का लगभग 74% रबड़ कहाँ होता है? अकेले केरल में होता है। अगर विश्व स्तर पर हम बात करें कि रबड़ के प्रोडक्शन में सबसे हाई पे कौन है, तो सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा होता है थाईलैंड में। कहाँ पर होता है? थाईलैंड में सर्वाधिक रबड़ का प्रोडक्शन होता है। इसके पश्चात देखेंगे तो इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया भी एक कह सकते हैं विषुवत-रेखीय जलवायु प्रदेश है। और इसके पश्चात है वियतनाम। तो भारत का जो क्षेत्र विषुवत रेखा के करीब है, अर्थात जो दक्षिणी भाग है, वहाँ पर जहाँ पर वर्षा भी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर रबड़ का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि रबड़ जो है एक विषुवत रेखीय सदाबहार किस्म का वृक्ष है। इसलिए केरल में इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। बाकी विश्व में थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बागान की फसल नहीं है? अर्थात सभी फसलें बागान की है, सिर्फ एक फसल है जो बागान की नहीं है। तो काफ़ी बागान है, ये बात सही है। रबड़ भी बागानी फसल है। अब ईख, ईख तो ऐसे बागानी फसल है नहीं, लेकिन फिर भी अगर बाजरा और ईख में हम तुलना करें तो ईख हमारा कैश क्रॉप है। अर्थात जिस कैटेगरी में हमारा काफ़ी और रबड़ आता है, उसी कैटेगरी में ईख भी आता है, क्योंकि यह एक क्या है? नगदी फसल के अंतर्गत आता है। तो इस आधार पर बाजरा जो है हमारा आंसर हो जाता है, क्योंकि यह बागानी फसल के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है, कपास का पौधा किस परिवार से संबंधित है? कपास का जो पौधा है यह मालवेसी परिवार से संबंध रखता है। किससे संबंध रखता है? मालवेसी परिवार से संबंध रखता है। अगर इसके विषय में हम और बात करें तो भारत में सर्वाधिक जो कपास का प्रोडक्शन होता है कहाँ पे होता है? तो गुजरात में सर्वाधिक कपास प्रोड्यूस होता है। उसके पश्चात महाराष्ट्र में, और उसके पश्चात देखा जाए तो तेलंगाना में। अर्थात सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो गुजरात में। अगर वैश्विक स्तर पर हम बात करें तो कपास का सर्वाधिक प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? भारत में होता है। इसके पश्चात आप देखेंगे तो चीन आता है, और फिर कौन आता है? यूएसए आता है। तो भारत वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक कपास का प्रोडक्शन करता है। इस तथ्य को एकदम स्पष्ट रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर इसको लिख दीजिएगा बाहर। क्या है? अगला प्रश्न आप देखिएगा, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक क्षेत्र है? तो नारियल का प्रोडक्शन कहाँ होगा? ये भी एक प्रकार से विषुवत रेखीय सदाबहार किस्म का वृक्ष है, जहाँ से नारियल का प्रोडक्शन होता है। तो इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो जो हमारे दक्षिणवर्ती वो भी पश्चिम घाट के क्षेत्र हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा चाहे नारियल हो चाहे रबड़ हो, इसका प्रोडक्शन होता है। तो ऐसे में हमारा आंसर जो हो जाएगा वो तो हो जाएगा केरल, क्योंकि केरल में ही सर्वाधिक इन दिए गए विकल्पों में नारियल का प्रोडक्शन होता है। दिए गए विकल्पों की हम बात करें, दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक प्रोडक्शन कहाँ पर होता है नारियल का? केरल में। वैसे अगर हम बात करें हालिया जो हमारी रिपोर्ट है 2021-22 की, उसमें सर्वाधिक जो नारियल का प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पर होता है? कर्नाटक में। कहाँ पर होता है? कर्नाटक में सबसे ज़्यादा है। इसके पश्चात तमिलनाडु में होता है, और इसके पश्चात आप देखेंगे तो केरल। सर्वाधिक वर्तमान में अगर हम नारियल उत्पादन की बात करें तो कहाँ पर होता है? कर्नाटक में है। कर्नाटक। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर केरल। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में आप विश्व में बात करें तो विश्व में आपको मिलता है इंडोनेशिया। क्या मिलता है? इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद है फिलीपींस। क्या है? फिलीपींस। यहाँ पर भी नारियल का प्रोडक्शन ठीक ठाक स्थिति में है। और इसके पश्चात आता है भारत। भारत नारियल के प्रोडक्शन में तीसरे रैंक पर है, जबकि सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है? इंडोनेशिया प्रोड्यूस करता है, और फिलीपींस इस क्रम में क्या है? तीसरे स्थान पर आता है। लेकिन प्रश्न में क्या है? जो विकल्प है उसी में से चयनित करना है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न है, टैपियोक और याम उपजाए जाते हैं इस विधि द्वारा। तो टैपियोक और याम जो है एक प्रकार से रोपाई वाली फसल है। इनको हम रोपण करते हैं, इनकी रोपाई होती है, और इस आधार पर इसको हम उगाते हैं। तो इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न लिखा है, भारत में किस किस्म की कहवा उगाई जाती है? भारत में मुख्यतया दो प्रकार की कहवा है, एक है अरेबिका, एक है रोबस्टा। अरेबिका जो है इसका सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है, लगभग 60% प्रोडक्शन हम लोग किसका करते हैं? अरेबिका का करते हैं। मात्र 40% हम प्रोडक्शन किसका करते हैं? तो रोबस्टा का करते हैं।
भारत में सर्वाधिक कौन सी कॉफी का प्रोडक्शन होता है? तो अरेबिका का होता है। कितना? 60%। अगर हम बात करें कॉफी के प्रोडक्शन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो कर्नाटक है। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कहवा का प्रोडक्शन होता है। अगर हम वैश्विक स्तर की बात करें तो अच्छा, इस पर हम चर्चा पिछले क्लासों में कर चुके हैं, तो उसके आप देख सकते हैं। बाकी बहुत से प्रश्न रिपीट करते हैं लेकिन दृष्टिकोण अलग होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसमें कृषि योग्य भूमि सर्वाधिक है? कृषि योग्य जो भूमि है वो सर्वाधिक कहाँ पे है? भारत में। कहाँ पर है? भारत में। लेकिन किस आधार पर? इस प्रश्न के आधार पर, क्योंकि प्रश्न के विकल्प में चीन दिया है, ऑस्ट्रेलिया दिया है, ब्राजील दिया है और भारत दिया है, यूएस नहीं दिया है। तो अगर यूएसए होता तो यूएसए में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है, यह तथ्य आपको क्लियर होना चाहिए। और भारत उस रैंक में दूसरे स्थान पर है। अगर वैश्विक दृष्टिकोण से हम बात करें तो सर्वाधिक कहाँ पर कृषि योग्य भूमि है? यूएसए में है। फिर कहाँ पर है? तो भारत में है। कहाँ पर है? भारत में है। अगर तीसरे नंबर पर हम बात करें तो चीन आता है और इसके पश्चात आपका ब्राज़ील आता है। कौन आता है? ब्राज़ील आता है। और तत्पश्चात आपका ऑस्ट्रेलिया आता है। कौन आता है? ऑस्ट्रेलिया। इसी प्रकार हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा लिखा गया है, भारत में गेहूं के 3 अधिकतम उत्पादक राज्यों का सही अवरोही क्रम है। इसमें ज़्यादातर बच्चे गलत कर सकते हैं, कारण कि यहाँ पर एक आंकड़ा संशोधित हुआ है पंजाब का। पंजाब जो पहले था ये दूसरे नंबर पर गेहूं के प्रोडक्शन में था, लेकिन हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश में गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ा है, इसलिए पंजाब तीसरे रैंक पर पहुंच गया और मध्य प्रदेश दूसरे रैंक पर और उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। और हमारा आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसमें शस्य संयोजन प्रदेश सर्वाधिक है? शस्य संयोजन का तात्पर्य है कि जहां पर कई प्रकार की फसलें एक साथ हम लोग ग्रो करने का प्रयास करते हैं, एक साथ एक ही खेत में नहीं, बल्कि हम कह सकते हैं कि एक, जैसे रबी का सीजन है तो रबी के सीजन में हम कई प्रकार की फसलें ग्रो करते हैं, खरीफ है तो खरीफ में कई प्रकार की फसलें हैं, जायद है तो कई प्रकार की। तो इस प्रकार का जो क्लाइमेट है यह ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलता है? उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु दशाएं हैं वह काफ़ी अनुकूल है और यहाँ की मृदा भी कई प्रकार की फसलों को ग्रो करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। इसलिए उत्तर प्रदेश में शस्य संयोजन की सर्वाधिक संभावना है। और इसी आधार पर अगर हम बात करें, एस एस भाटिया महाराज जो हैं, एस एस भाटिया महोदय ने क्या किया है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के क्षमता सूचकांक का निर्धारण किया है। तो इस तथ्य में भी स्पष्टता रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में इतना ज़्यादा शस्य संयोजन है कि इस आधार पर एस एस भाटिया महोदय ने क्या किया है, कृषि क्षमता का निर्धारण करने हेतु क्षमता सूचकांक का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया? क्षमता सूचकांक का प्रयोग किया है। किसने? क्षमता सूचकांक। किसने किया? एस एस भाटिया। और एस एस भाटिया ही फसल चक्रण की पद्धति को भी बताए हैं और इन्हीं के माध्यम से यूपी के इस फसल संयोजन में सर्वाधिकता के आधार पर ही क्या किया है, इन्होंने क्षमता सूचकांक का निर्धारण किया है। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है, पालतू पशु मानव शक्ति के संपूरक के रूप में सर्वाधिक योगदान देते हैं। तो कहाँ पर योगदान देते हैं, इसके विषय में प्रश्न पूछा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निर्वाहक कृषि। जब हम लोग निर्वाहक कृषि करते हैं, अर्थात अपना जीवन जीने के लिए, बिताने के लिए, तो ज़्यादातर यहाँ पर हम लोग पालतू पशुओं का प्रयोग करते हैं। तो ये एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अन्य भी कृषि होती है, विस्तृत कृषि होती है, बागानी कृषि होती है, गहन कृषि होती है, लेकिन निर्वाहक कृषि में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास संसाधन हैं पुराने ज़माने के, पुराने अतीत किस्म के, उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। अर्थात यहाँ पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग बहुत कम होता है, या हम कह सकते हैं प्रकृति पर इन लोगों की निर्भरता ज़्यादा होती है। ये लोग प्रकृति पर निर्भर होते हैं और अपना जीविका या अपना जीवन बिताने के लिए क्या करते हैं, पालतू पशुओं का प्रयोग करते हैं खेती करने के लिए। तो इसको कहते हैं जीवन निर्वाहक कृषि में हम लोग पालतू पशु का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की काली कपास मिट्टियों के संबंध में आपको बताना है कौन सा सही है। यहाँ पर कह रहा है काली कपास, अर्थात कपास वाली मिट्टी के विषय में पूछ रहा है कि कौन सा सही है। वे मुख्यतः दक्कन ट्रैप में पाई जाती हैं, ये तो पूरी तरीके से सही है। फिर लिखा है वे लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैली हैं, ये भी सही है। उनमें प्रचुर मिट्टी पोषक तत्व पाए जाते हैं, ये भी, क्योंकि जो यहाँ पर एक प्रकार से जो ज्वालामुखी की प्रक्रियाएं हुई हैं कालक्रम में, तो वहाँ से विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व इस मृदा में मिलते हैं। तो इसलिए यह मृदा कह सकते हैं कपास के प्रोडक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो यहाँ पर चारों तथ्य सही हैं
किसके संदर्भ में? तो काली कपास मिट्टी के संदर्भ में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न लिखा है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें समुद्री जैविक उत्पादन विकास हेतु अधिकतम जनसंख्या है? तो अधिकतम जनसंख्या जो कहाँ पर है, किस दृष्टिकोण से पूछ रहा है? देखिए, समुद्री जैविक, तो समुद्री जैविक उत्पादन का तमिलनाडु में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, गुजरात में, सब जगह होता है समुद्री जैविक उत्पादन। लेकिन यहां पर कह रहा है अधिकतम जनसंख्या, तो अधिकतम जनसंख्या कहां पर है? अधिकतम जनसंख्या वेस्ट बंगाल में है, और वेस्ट बंगाल का जनसंख्या घनत्व भी बहुत ज्यादा है, यह दूसरे नंबर पर आता है। सर्वाधिक जनघनत्व तो आप देखते हैं तो बिहार में मिलता है, और दूसरे नंबर पर कौन मिलता है? तो वेस्ट बंगाल मिलता है। तो इस आधार पर जैविक उत्पादन विकास हेतु तो अधिकतम जनसंख्या कहां पर मिलती है? तो वेस्ट बंगाल में मिलती है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति को नहर सिंचित क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता मिली, जैसे पंजाब, हरियाणा या पश्चिमी यूपी। तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी में नहरों का सर्वाधिक विकास है, इसलिए वहां पर हरित क्रांति काफी ज्यादा सफल भी हुई है। और फिर दूसरा लिखा है, नहर सिंचाई का सबसे सस्ता एवं सुरक्षित स्रोत है। तो यह भी सही है, अर्थात कथन भी सही है, कारण भी सही है। और यहां पर अगर हम कहें कारण क्या कथन की व्याख्या कर रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहां पर कथन सही है, कारण सही है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। इस आधार पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, लिखा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में मक्का के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है? अगर मक्का के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र की हम बात करें तो राजस्थान है। राजस्थान में मक्का का सर्वाधिक हम लोग क्षेत्र, मतलब सर्वाधिक क्षेत्र में मक्का लगाते हैं, लेकिन उसका जो प्रोडक्शन है, ध्यान रखिएगा, उसकी जो उत्पादक क्षमता है वो कम होती है प्रति हेक्टेयर। तो प्रति हेक्टेयर अगर हम उत्पादन क्षमता की बात करें तो अन्य राज्यों की है, राजस्थान की कम है, लेकिन राजस्थान में ज़्यादातर क्षेत्र में हम लोग मक्का ग्रो करने का प्रयास करते हैं। और मक्का के प्रोडक्शन में अगर देखा जाए, भारत में सर्वाधिक जो अच्छा राज्य है वो कौन सा है? कर्नाटक। कर्नाटक में सर्वाधिक मक्का का प्रोडक्शन होता है। उसके पश्चात है मध्य प्रदेश, और उसके पश्चात आपको मिलता है महाराष्ट्र। तो यह मक्का के प्रोडक्शन में राज्यों का क्रम है, सर्वाधिक कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, और राजस्थान जो है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्षेत्र ज़्यादा प्रयोग किया जाता है मक्का के प्रोडक्शन में, लेकिन वहाँ की उत्पादकता कम है, प्रोडक्शन रेट कम है। अगला प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अर्थात एक ही सही है, 3 गलत हैं। लिखा है, सुरमा घाटी में चाय की व्यापक कृषि होती है, यही सत्य है, बाकी सब गलत हो जाएंगे, क्योंकि पहला ही तथ्य सही मिल गया। लिखा है, दंडकारण्य में कहवा की व्यापक कृषि होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दंडकारण्य का तात्पर्य है कि यहाँ पर दक्कन के ट्रैप का पार्ट आता है, यहाँ पर कहवा नहीं बल्कि कपास की खेती की जाती है। निचले गंगा मैदान में तंबाकू की व्यापक खेती होती है, तंबाकू की व्यापक खेती आंध्र प्रदेश में होती है, ना कि निचले गंगा के मैदान में। निचले गंगा के मैदान में अगर देखें तो हम ज़्यादातर धान की खेती करते हैं, इसीलिए बंगाल जो है धान के उत्पादन में सबसे नंबर 1 पर है। फिर लिखा है, पश्चिम बंगाल में तंबाकू की व्यापक खेती की जाती है, तो ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो व्यापक खेती की जाती है, किसकी की जाती है? चावल की व्यापक खेती की जाती है बंगाल में। तो इस आधार पर हमारा पहला आंसर सही है, बाकी सब गलत हैं। अगला प्रश्न है, धान का उत्पादन करने वाले क्षेत्र संबंधित हैं। तो जहाँ पर भी धान, चूंकि धान की जो फसल है या मानव की इसमें आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, तो जहाँ पर भी जनसंख्या अधिक होगी वहाँ पर धान की फसल ज़्यादा, कह सकते हैं, बेहतर तरीके से ग्रो करती है, क्योंकि इसके लिए ज़्यादातर ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता पड़ती है, धान को लगाने के लिए, धान को काटने के लिए, अन्य कई इसके कार्य होते हैं। तो जहाँ पर अधिक जनसंख्या घनत्व होता है वहाँ पर धान का उत्पादन काफ़ी अच्छा होता है। फिर लिखा है, स्थानांतरीय खेती की अनिवार्य विशेषता है। जहाँ पर स्थानांतरणशील खेती होती है वहाँ की एक विशेषता होती है कि खेतों का चक्र हो जाता है। जैसे मान लेते हैं आज खेती यहाँ की गई, अब यहाँ चूंकि प्रकृति पर आधारित खेती होती है जनजातीय समुदायों के द्वारा, कुछ समय के पश्चात जब इसकी उत्पादकता समाप्त हो जाती है तो लोग इस खेत को छोड़ करके अन्यत्र पलायन करते हैं, और वहाँ पर पुनः वहाँ के वनस्पतियों को हटाते हैं और खेती करना प्रारंभ करते हैं। तब तक यह खेती पुनः जो है अपनी उत्पादकता को प्राप्त कर लेती है, और फिर लोग यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये लोग धूम कृषि के माध्यम से, स्थानांतरणशील कृषि के माध्यम से खेतों का चक्र चलाते हैं, एक खेत से दूसरे खेत में, फिर दूसरे खेत से पहले खेत में वापस आने का कार्य करते हैं। इस आधार पर इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी प्रकार से एक अगला भी प्रश्न है, स्थानांतरित कृषि की अनिवार्य विशेषता है, उसी को कहते हैं खेतों का आवर्तन।
जो खेतों का चक्र है उसी को कहते हैं खेतों का आवर्तन। एक क्षेत्र है, दो क्षेत्र, इस प्रकार से इनके कई क्षेत्र होते हैं। तो जब इसकी उत्पादकता समाप्त हो जाती है तो दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, ऐसे ये शिफ्ट करते रहते हैं, जिसको कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन या कहते हैं स्थानांतरणशील कृषि, और यही है झूम कृषि। तो इससे क्या फायदा होता है कि इनकी जो कृषि की उत्पादकता है यह पुनः प्राप्त हो जाती है, क्योंकि खेतों को परती छोड़ दिया जाता है। फिर लिखा है ट्रक खेती किससे संबंधित होती है। ट्रक का तात्पर्य होता है साग सब्जी। तो जो विकसित राष्ट्र होते हैं, खास करके यूएसए, इसका ज़्यादातर इस्तेमाल कहाँ होता है, यूएसए में होता है। जब दूर दराज क्षेत्रों में आपको साग सब्जी पहुंचाना होता है तो सुरक्षित तरीके से आप उसको पहुंचाने के लिए ट्रक का प्रयोग करते हैं। तो ज़्यादातर ट्रक फार्मिंग का हम लोग इस्तेमाल यूएस जैसे विकसित राष्ट्रों में करते हैं, और इसका मुख्य उद्देश्य साग सब्जी का प्रोडक्शन। अगला प्रश्न लिखा है स्थानांतरित कृषि में सर्वनिष्ठ प्रथा क्या है। तो यहाँ पर सर्वनिष्ठ प्रथा के विषय में पूछ रहा है कि सर्वनिष्ठ प्रथा क्या है। तो ध्यान रखिएगा, जोतने प्रतिकरण के द्वारा क्षीण मृदा को उपयोग में लाना। तो जब मृदा का उपजाऊपन समाप्त हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, उस खेत को छोड़ करके दूसरे खेत में जाते हैं और इससे उस खेत को परती छोड़ देते हैं जो पहले से था। और इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो मृदा का जो क्षीणपन है वह पुनः से मृदा में प्राप्त हो जाता है, अर्थात मृदा की उत्पादकता प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। जब परती छोड़ते हैं तो मृदा की उत्पादकता पुनः मेंटेन हो जाती है। अगला लिखा है भारत का कौन सा प्रदेश मसालों का बगीचा के नाम से जाना जाता है। तो मसालों का बगीचा के नाम से हम किसे जानते हैं, केरल को जानते हैं। भारत केरल के प्रोडक्शन के नाम पर ही ब्रिटिश कंट्रीज में बहुत बेहतर अपना नाम कमाया है अतीत में, और इसीलिए भारत गुलाम भी हुआ है, क्योंकि लोग मसाले के चक्कर में ही भारत आते थे व्यापार करने, और व्यापार करते करते भारत को अपने अंडर में ले लिया है। अगला प्रश्न है किसने जेसी बियर द्वारा प्रतिपादित फसल संयोजन को रूपांतरित किया है। यहाँ पर जेसी बियर महोदय ने फसल संयोजन को दिया है। फसल संयोजन चक्र के विषय में अगर पूछा जाए किसने दिया है तो जेसी बियर महोदय ने दिया है, और इसमें संशोधन किसने किया है तो डोई महोदय ने किया। किसने किया है, डोई महोदय ने किया है। और जो अगला लिखा है कृषि क्षमता के माप की तकनीक का विकास किसने किया है तो यही है एस भाटिया महोदय। एस भाटिया महोदय ने ही उत्तर प्रदेश का जो फसल संयोजन में काफ़ी ज़्यादा व्यापकता है, उसी व्यापकता को इन्होंने क्या किया है, एक इंडेक्स के माध्यम से इसको आकलित करने का प्रयास किया है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा एस भाटिया। लेकिन फसल संयोजन किसने दिया है तो जेसी बियर महोदय ने दिया है। अतीत में इसी में हम पिछले स्लाइड में वहाँ पर शायद हमने ये चर्चा कर दिया था कि फसल संयोजन एस भाटिया महोदय ने दिया है। तो एस भाटिया महोदय ने फसल संयोजन को नहीं दिया, बल्कि किसने दिया है तो जेसी बियर महोदय ने दिया है। एस भाटिया महोदय ने क्या कहा है तो एस भाटिया महोदय ने, या खास करके उत्तर प्रदेश की अगर हम क्षेत्र की बात करें जहाँ पर सर्वाधिक फसल संयोजन का बात होती है, तो वहाँ पर इन्होंने क्षमता निर्धारण हेतु क्षमता सूचकांक का विकास किया है। इस आधार पर इसका आंसर हो जाएगा ए। और इसी के साथ आज का एपिसोड हम समाप्त करते हैं। कल पुनः हम लोग भारत के भूगोल को ही लेकर के उपस्थित होंगे। भारत के भूगोल में अब अगला जो हमारा डिस्कशन होने वाला है उसमें खास करके जो हमारे कुछ मिनरल्स हैं जिसके अंतर्गत कई प्रकार के खनिज संसाधन हैं उनकी हम लोग चर्चाएं करेंगे। तो फिर मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।